नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। गत व्याख्यान में हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाओं और उसका अर्थ क्या है इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व क्या है, या अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या वास्तव में कानून की श्रेणी में आता है, या अंतर्राष्ट्रीय कानून को हम कानून की श्रेणी में नहीं रखेंगे, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या वास्तव में कानून है, या इसे हम कानून ही नहीं माने, इसके विषय में विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न मत रखे हैं। कोई तो इसे विधि शास्त्र अथवा न्यायशास्त्र का अंग मानते हैं और उसे भिन्न भिन्न देशों की साधारण दंड विधि तथा व्यवहार विधि की श्रेणी में रखते हैं। कुछ अन्य विद्वान उसे नीति शास्त्र से उच्च स्थान ही नहीं देना चाहते। राज्यों की संप्रभुता के संबंध में एकलवादी दृष्टिकोण प्रकट करने वाले पुराने विधि शास्त्रियों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व ही नहीं है। दूसरी तरफ हॉल तथा लॉरेंस ने यह मत व्यक्त किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से पूर्णतः भिन्न है और विधि की भांति क्रियाशील है। इन दोनों दृष्टिकोणों की समीक्षा और विश्लेषण किया जाए तो इससे निष्कर्ष के रूप में हम कुछ ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को लेकर हमें निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं है, इसके लिए कुछ विद्वान हैं जिनका मूलतः हम नाम ले सकते हैं, जैसे जॉन ऑस्टिन है, कॉलरिज है, हॉब्स है, हॉलैंड है, ब्राउन है, लॉर्ड सेलिसबरी है। ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं माना या अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो सबसे पहले यदि हम ऑस्टिन को लें तो ऑस्टिन ने एक बात कही और उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून है ही नहीं, यह तो नैतिक नियमों की एक संहिता मात्र है। क्योंकि ऑस्टिन ने ये कहा कि जो तत्व कानून होने के लिए ज़रूरी होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून में नहीं है। उन्होंने ये कहा कि किसी भी नियम को हम कानून तभी स्वीकार करेंगे जब उसको निर्मित करने वाली एक निश्चित संस्था हो, एक स्वतंत्र संस्था हो। तो कानून निर्माण करने वाली निश्चित संस्था का होना जरूरी है, और दूसरी बात, कानूनों को लागू करने के पीछे बाध्यकारी शक्ति होना भी जरूरी है। ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के तत्व नहीं है, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को केवल नैतिक शक्ति ही कह सकते हैं, क्योंकि ये विभिन्न राज्यों के आपसी सहमति और सामान्य स्वीकृति पर ही आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा पर चर्चा करते हुए मैंने ये बताया भी था आप लोगों को कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राज्यों के आपसी व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह मात्र कहलाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है। तो इसी आधार पर ऑस्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून की श्रेणी में नहीं रखा। फिर दूसरे विद्वान हैं हॉलैंड। हॉलैंड एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का लोप बिंदु है, अर्थात तिरोधान बिंदु है। इनका ये मानना था कि ऐसे नियम जिनका पालन राज्यों द्वारा अपने पारस्परिक व्यवहार में एक दूसरे के प्रति किया जाता है और जिसे राज्य स्वेच्छा से आदतवश मानते हैं, उसे हम कानून की कोटि में नहीं रखेंगे, और यदि वो कानून की कोटि में श्रेणी में रखे जाते हैं तो केवल नम्रतावश ही रखे जाते हैं। हॉलैंड ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून शास्त्र का तिरोधान बिंदु कहा है या लोप बिंदु कहा है। उन्होंने अपने तर्क में ये कहा कि इसमें दोनों पक्षों के ऊपर राज्यों के पारस्परिक विवाद का निर्णय करने वाली कोई शक्ति नहीं है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि एक या अधिक
राज्यों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसको निर्णय करने वाली कोई आधिकारिक शक्ति नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये कमज़ोर कानून है। क्यों? क्योंकि आचरण के नियमों का धीरे धीरे लुप्त हो जाना और कानूनी रूप पाने का प्रयास इसे लुप्त कर देता है। इन्हें केवल हम नियम कह सकते हैं, नैतिक नियम कह सकते हैं, आचरण के नियम कह सकते हैं, जो धीरे धीरे कभी भी कोई भी, जैसे सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं कि विभिन्न नागरिकों के बीच में कई बार व्यवहार होता है, संबंध स्थापित होते हैं। धीरे धीरे जो आचरण के नियम हैं वो लुप्त भी हो जाते हैं, रीति रिवाज भी होते हैं, वो भी धीरे धीरे बदल जाते हैं, क्योंकि कोई सुस्पष्ट संस्था नहीं है इनके पीछे, कोई बाध्यकारिता नहीं है, इनका पालन करवाने वाली कोई संस्था नहीं है। अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं है, ऐसा हॉलैंड ने कहा। गार्नर क्या कहते हैं कि गार्नर ने कहा कि समुचित बाध्यता का अभाव सदा से और आज भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की मुख्य दुर्बलता है और भविष्य के समक्ष मुख्य आवश्यक कार्यों में से एक है, ऐसी बाध्यता प्रदान करना। तो गार्नर ये कहते हैं कि ये वो केवल आचरण के नियम हैं, ये इनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, क्योंकि इनको बाध्यकारी रूप से लागू नहीं करवाया जा सकता। और कोई भी कानून है वो कानून की श्रेणी में तभी आएगा जब उसे बाध्यकारी रूप से लागू करवाया जा सके। तो इस तरह से गार्नर है, हॉलैंड है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून की श्रेणी में ही नहीं रखा। हॉब्स तथा प्यूफेंडोर्फ ने भी यही कहा कि राष्ट्रों का कोई निश्चित कानून नहीं जिसके पीछे कोई कानूनी शक्ति निहित हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं है। एक फ्रेंकोनिया विवाद में जस्टिस कॉलरिज ने अपना डिसीजन दिया था, अपना निर्णय दिया था, और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने ये कहा कि सच्ची बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून एक अयथार्थ शब्द है। यदि इसकी अयथार्थता को मन में न रखा जाए तो इससे भ्रम उत्पन्न हो सकता है। कानून शब्दार्थ से यह सूचित होता है कि कोई कानून बनाने वाला है तथा इसके उल्लंघन करने वालों को दंड देने वाला कोई न्यायालय भी है, किंतु प्रभुता संपन्न राज्यों के लिए कोई विधि निर्माता नहीं है और न ही उन्हें पालन करवाने वाली कोई बाध्यकारी सत्ता। तो जस्टिस कॉलरिज ने जो अपने विचार दिए उसमें फ्रेंकोनिया विवाद में स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को हम कानून की श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्योंकि ना तो कोई निर्णय करने वाली संस्था है और विभिन्न राज्यों के बीच में यदि विवाद उत्पन्न होता है तो निर्णय को ना ही कोई लागू करवाने वाली बाध्यकारी शक्ति ही इसके पीछे है। इसलिए यह एक भ्रम है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है। सभी राज्य संप्रभु हैं, तो सभी संप्रभुता का मतलब होता है स्वतंत्र होना। तो स्वतंत्र राज्यों के बीच में कोई ऐसा विधि निर्माता भी नहीं है कि सभी के लिए कोई एक संस्था नहीं है, सबके लिए एक स्वतंत्र संस्था जो कानूनों का निर्माण कर सके और राज्यों पर लागू करवा सके बाध्यकारी रूप से उन कानूनों को। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हमने कई परिभाषाएं भी देखी है। जस्टिस कॉलरिज के विचार है, हॉलैंड ने तो इसे तिरोधान बिंदु यानी लोप बिंदु ही कह दिया है, गार्नर ने, ऑस्टिन है, हॉलैंड है, ये ऐसे विद्वान हैं, ब्राउन भी है, सेलिसबरी है, इन सभी विद्वानों ने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून की श्रेणी में नहीं आएगा। हॉब्स भी इसी मत का समर्थन करते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं है, इसके पक्ष में कुछ तर्क हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कारण है, तर्क है अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं मानने के पीछे, वो है बाध्यकारी शक्ति का अभाव। जैसा मैंने बताया भी है आपको
कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना सदस्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। प्रत्येक राज्य संप्रभु है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उन पर आपसी व्यवहार वो अपने हित के लिए करते हैं। कोई भी समझौता करते हैं वो भी हित के लिए करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून को पालन करवाने के लिए कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, या कोई भी राज्य, संप्रभु राज्य, कानून का पालन करने हेतु बाध्य नहीं है। तो सबसे पहला तर्क दिया जाता है कि इसके पीछे बाध्यकारी शक्ति का अभाव है। दूसरा तर्क ये देते हैं कि कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। किसी भी राज्य में भी या राज्य के भीतर रहने वाले नागरिकों के ऊपर कोई भी कानून जो बनाया जाता है वो संप्रभु के द्वारा या आदेश दिए जाते हैं। हम ऐसे कहते हैं कि ये सर्वोच्च, उसके ऊपर कोई संस्था नहीं होती और वो बाध्यकारी रूप से लागू करवाए जाते हैं। तो कानूनी संप्रभुता किसी न किसी संस्था में निहित होती है। जैसे हम भारत में देखें तो कानून निर्माण करने की व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो शक्ति है वो विद्यमान है, और वो एक संस्था है जो कानूनों का निर्माण करती है, और उन कानूनों का पालन भी करना आवश्यक होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी संप्रभु संस्था में निहित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण की शक्ति किसी संप्रभु संस्था में निहित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संप्रभु संस्था का अभाव होने के कारण ही हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून की श्रेणी में नहीं रख सकते। फिर तीसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव है। राज्यों में तो यह कार्य न्यायालय करते हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में यह कभी निर्णय नहीं हुआ कि सबसे पहले किस पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो देखो बच्चों, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और कोई संस्था ये बताने वाली नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन सबसे पहले कौन से राज्य ने किया है। फिर अगली बात, अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका का भी अभाव है। उनका क्रियान्वयन हो रहा है या उनकी क्रियान्विति हो रही है, पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई जिम्मेदार संस्था नहीं है। आपस में व्यवहार है विभिन्न राज्यों का, एक दूसरे से आचरण भी करते हैं परंपराओं के आधार पर भी, लेकिन कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई भी संस्था ये कहने वाली नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। फिर है संहिता का अभाव, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोडिफिकेशन भी नहीं है। यह केवल प्रथाओं पर आधारित है और अस्पष्ट व अनिश्चित भी है। तो कोडिफिकेशन या संहिताकरण होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में हम नहीं देख पाते हैं। तो ये वो तमाम कारण हैं जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय कानून को हम कानून की श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून मानने वाले भी बहुत सारे विद्वान हैं, और जिसके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून मानने वाले भी विद्वान हैं और वो उस पर पुरजोर समर्थन उसका करते हैं। धन्यवाद।